गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोग का हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में स्वागत है। आप लोगों को हम प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर फिनिश कर दिया है। चलिए देख लेते हैं। सिलेबस देखने से ना ठीक क्या होता है, एग्ज़ाम में बहुत चीज़ें याद रहती हैं। बस सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका सिलेबस होता है ना, वो आपका भी क्लियर होना चाहिए। आपको मैं क्या बता रही थी, प्रसार शिक्षा बता रही थी। प्रसार शिक्षा का इतिहास में आपको मैंने गांधी जी के रचनात्मक कार्य ये वाला मैं बता रही थी, जिनमें उन्होंने क्या किया था, 18 बुनियादी शिक्षाएं दी थी। 18 प्रकार के 18 सूत्री कार्यक्रम दिया था, जिसको हम आप लोगों को सारा बताए थे एक करके। इसमें थोड़ा सा बचा है। आज इसको कंप्लीट करने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाली गतिविधियां, तो उसमें एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट और एक नीलखेड़ी विकास कार्यक्रम, एक सरोदा है, बस 3 है। तो हम आप लोगों को ये थोड़ा सा जो बचा है उसको ख़त्म करके स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जो योजनाएं हैं, उसमें आप इटावा पायलट प्रोजेक्ट बताना चाहेंगे। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं आपको जब इसका टर्न था तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी कि हरिजन पुस्तक इनकी कब आई थी, तो 1936 में आई थी। इनको महात्मा गांधी का क्या हुआ, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि से सम्मानित किया गया था, उनको इस नाम से जानते थे। इनका कहना था कि जिस दिन स्त्रियां पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलने लगेगी, वही हमारे सपनों का भारत होगा। हम उसी की कल्पना करते हैं, हम वैसा ही भारत चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो स्त्रियों की स्थिति को लेके बस चिंतित थे, उसे अच्छा बनाना चाहते थे। फिर मैंने क्या किया था, आपको सारा जो 18 सूत्री कार्यक्रम है वो बता दी थी। इनकी गतिविधियां बताई थी कि बहुपक्षीय कार्यक्रम बहुमुखी चलाया गया था। रचनात्मक कार्यक्रम पे इन्होंने क्या किया था, विशेष फोकस किया था। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बताया था। चलिए एक बार फिर से दोहरा देते तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देख लीजिए, लोग क्या थे, अंधविश्वासी थे, उन ऊंच नीच पर भेद रखते थे। इसलिए गांधी जी ने आर्थिक विषमता को दूर करने तथा ग्रामीणों के उत्थान के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए। 1 नंबर पर उन्होंने क्या दिया, धन का समान वितरण तथा उत्पादनों का विकेंद्रीकरण। में पहले भी 18 सूत्री कार्यक्रम में भी ये चीज़ें हैं। छुआछूत से आज़ादी, शोषण से आज़ादी, स्वावलंबन पर बल, शिक्षा की व्यवस्था करना। अब देख लीजिए, धन का समान वितरण क्या होता है, बंटवारा जिसे कहते हैं। उत्पादनों का विकेंद्रीकरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जनता में धन का समान वितरण न तो जबरदस्ती किया जा सकता था और न ही कानूनी कार्रवाई द्वारा, बल्कि लोगों की को समझाकर बुझाकर हृदय परिवर्तन करके इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। वे चाहते थे कि कृषक अपने उत्पादनों की बिक्री स्वयं करे। इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं। मैं आपको बताई थी, जो दलाल जिसे कहते, जो मीडिएटर कहते थे, वो क्या करते थे, गाँव वासियों को भोला बनाते थे, ग्रामीणों को। उनकी 10 रुपये की चीज़ों को 5 रुपये में ले आते थे और मार्केट में क्या करते थे, 10 रुपये का क्या 12 रुपया करके बेचते थे। उनका कोई योगदान नहीं रहता था, न खेती करने में, न खरीद के सहने में। लेकिन वो क्या करते थे, तब इसमें उनका क्या कह रहा था कि उनका उनका बस वही सहयोग रहता था कि बस कुछ किए बिना वो क्या करते थे, अच्छी कमाई कर लेते थे। इसलिए क्या कहा गया कि बिचौलियों को ख़त्म करो, जो मीडिएटर है उनकी ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ आके लिखा है, लग रहा कि क्योंकि बिचौलियाँ भोले भाले किसानों को ठगते थे। हाड़ तोड़ मेहनत करके अन्न उपजाता किसान और बैठे बैठे लाभ कमाते बिचौलिया। वही चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, छुआछूत से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी। गांधी जी छुआछूत के घोर विरोधी थे। वे जात पात नहीं मानते थे, सबसे मिलते जुलते थे। अछूतों हरिजनों से उन्हें कोई परहेज नहीं था। सेवाग्राम या इन्होंने क्या वर्ड जो विभाजन हुआ था ना, इसका भी एक घोर विरोध करते थे। सेवाग्राम या सत्याग्रह आश्रम में ऊंच नीच छूत अछूत का कोई भेदभाव नहीं था, और नहीं आश्रमवासी उनमें कोई भेदभाव ही रखते थे। वे स्वयं ही हरिजनों के शौचालयों का निरीक्षण करते थे। कौन, तो आपको बता दे रहे, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, शोषण से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। गांधी जी ने यह अनुभव किया, अमीरों द्वारा गरीबों की खाई बड़ी गहरी है। एक ओर धनी लोग अधिक धनवान बनते जा रहे हैं, दूसरी ओर गरीब लोग और अधिक गरीब। अमीरी गरीबी की इस खाई को पाटना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन के लिए काफ़ी प्रयास किया, ताकि वे मान जाएं और अपनी संपत्ति गरीबों के उत्थान में लगा दें। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत, इसी गांधी जी का ट्रस्टी
ट्रस्टीशिप सिद्धांत इसी सामाजिक विभेद की देन है। इस चीज़ को याद रखिएगा, गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था किस पे आधारित था, सामाजिक विभेद की देन है। इसी को ध्यान रखते हुए गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत चलाया। उनका मानना था कि सभी संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं अपितु पूरे समाज का हक है। कोई किसी का शोषण नहीं करे। ज्ञान दान, संपत्ति दान, भूदान, ग्राम दान उन्हीं की रचनात्मक विचारधारा है। नेक्स्ट नंबर चौथा है स्वावलंबन पर बल देना, एफर्ट ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस। भारतीयों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। हस्तकरघा, सूत काटना, गुड़ बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, तेल पेरना, चमड़े की छोटी मोटी वस्तुएं बनाना, मसाला पीसना आदि प्रमुख थे। उन्होंने लोगों को खाली समय में धनोपार्जन के विविध तरीके बताए थे तथा उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। यही कारण था कि खाली समय में लोग तकली या चरखे से सूत काटते थे। गांधी जी का चरखा गांव-गांव, ढाड़ी ढाड़ी में प्रसिद्ध था। स्त्रियां भी फुर्सत के क्षणों में सूत काटने लगी, अचार, पापड़, बड़ी मंगोड़ी आदि बनाने लगी। इससे उन्हें लाभ हुआ तथा घर की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। महात्मा गांधी का यही उद्देश्य था कि कैसे भी इन ग्रामीणों को क्या हो, आर्थिक उनकी उन्नति हो, इनका क्या इकोनॉमिकल इनकी कंडीशन अच्छी हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब शहर में पलायन करने की बात नहीं कही, स्थानीय परिस्थितियों में रहकर, जैसे गौ उत्पादन, गौ का पालन करना, मधुमक्खी पालन, बड़े से अचार, चटनी, बड़ी मंगोड़ी ये सब बनाने की बुद्धि दी, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, गुड़ बनाना। जिससे क्या होता है, इससे क्या वो इसको बेचेंगे, प्लस बिचौलिए इनके बीच में इनको नहीं होने चाहिए। मतलब ये बिचौलियों का घोर मतलब विरोधी थे, क्योंकि बिचौलिए क्या करते थे, इनको ठगते थे ग्रामवासियों को और सस्ते में चीज़ें लेते थे, महंगे में क्या करते थे, बेचते थे। शिक्षा की व्यवस्था, गांधी जी ने शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन। गांधी जी ने यह महसूस किया कि लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक संपन्नता तभी पूर्णता से प्राप्त होगी जब वो शिक्षित होंगे, जब उन्हें अच्छे बुरे का समझ आएगा, जब उन्हें जो योजनाएं बन रही हैं, जो उनके लिए सुविधाएं दी जा रही, जब उसको वो समझेंगे कि मेरा इसमें क्या योगदान है और मेरे लिए इसमें क्या लाभ है, तो क्या होगा, तभी वो जागरूक होंगे, है कि नहीं। और अगर उन्हें सब चीज़ों का उनको ज्ञान नहीं होगा तो ये बिचौलिए आएंगे या कोई धनी वर्ग आएगा या सामंत वर्ग आएगा, जमींदारी वर्ग आएगा, उनको क्या वो ठग के निकल जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या, वो शिक्षा पर भी जोर दिया। जब वे शिक्षित होंगे, शिक्षा से ही उनमें सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति आएगी। स्वतंत्रता संग्राम में विजयी होने के लिए छपित सामग्री का जन जन तक प्रचार प्रसार करना जरूरी था, परंतु ये सामग्रियां तभी लाभदायक सिद्ध होंगी जब लोग पढ़े लिखे होंगे। अतः उन्हें मूलभूत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। स्कूल खोले, लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने महत्व भी समझाया, शिक्षा का महत्व भी समझाया। तो किसने, महात्मा गांधी जी ने। सांप्रदायिक भावना, एकता की भावना का विकास, टू डेवलप्ड कम्युनल हार्मनी। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए सांप्रदायिक एकता की भावना का होना अत्यावश्यक है। मतलब सांप्रदायिक एकता का जो दंगे होते हैं ना, मतलब धर्म को लेकर, जो धर्म को लेकर दंगे होते, ये सब चीज़ें होते हैं, मतलब उसी को कहा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो इन लोगों में इस चीज़ को लेके एकता का भावना होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, हम भाई भाई हैं, ठीक है ना, कि हम हिंदू धर्म के हैं तो मुस्लिम का विरोध करें, मुस्लिम धर्म के हैं तो हिंदू का विरोध करें। इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक एकता की भावना का विकास किया। तो अब किसने, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी ने। सन 1923 के बाद असहयोग आंदोलन का जोर जब कम होने लगा था तो मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा दोबारा सक्रिय उठे थे। देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए। गांधी जी ने आह्वान किया कि देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम का एक होना जरूरी है। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखने के लिए लोगों से प्रार्थना किया। उनके आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना गृह था, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एकत्रित होते तथा जहाँ प्रार्थना करते थे। मतलब क्या करते थे, उन्होंने एक सर्वधर्म गृह बनाया था जहाँ पे सभी धर्मों के लोग जाते थे। मतलब कोई भेदभाव नहीं था, सभी धर्मों के लोग जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, प्रार्थना करते
थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1947 में जब सांप्रदायिकता अपनी चरम पर थी, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के मार काट रहे थे, तब गांधी जी, तभी उसी टाइम पाकिस्तान बटा था ना और भारत अलग हुआ था। गांधी जी अकेले ही कलकत्ता की सड़कों पर इस दंगों को रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे क्या कहा था, वन मैन आर्मी की संज्ञा दी थी। तो किसको दी थी, तो महात्मा गांधी को दी थी। किसने दिया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। क्यों दिया था, 1947 में जब वही हिंदू मुस्लिम जब राज्य को अलग करने की बात हो रही थी और बहुत सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे एक दूसरे में। जो गदर मूवी है देखिए, उसमें पूरा ये चीज़ दिखाया गया है। तो ये कलकत्ता की सड़कों पे रोकने के लिए अकेले ही, मतलब ये नहीं कि मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई काट देगा, वो अकेले ही चल दिए। और इसीलिए गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्हें क्या कहे, वन मैन आर्मी की संज्ञा दी। ठीक है, सब सत्य के पुजारी थे, प्रेस्ट ऑफ ट्रूथ। गांधी जी को असत्य झूठ से सख्त नफरत था। उनका मुख्य हथियार ही था सत्य और अहिंसा, जिसके बदौलत उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। वे सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के इस असत्य झूठ को सामने लाए कि अंग्रेज भारतीयों के हित के लिए ही यहाँ ये पूर्णतया सत्य है। अंग्रेजों ने जो औपनिवेश नीतियाँ बनाई थी, मतलब क्या करते थे अंग्रेज, हमारे देश में आते थे, यहाँ उपनिवेश करते थे, यहाँ की चीज़ों को क्या करते थे, खरीदते थे अपने देश में ले जाने के लिए। यहाँ पे कच्चे, यहाँ से वो क्या करते थे, कच्चे माल, जैसे वो केरल आए तो वहाँ से इलायची ले लिए, वो जैसे ऐसे ऐसे क्या तटीय एरिया से वो हमारे देश में प्रवेश किए। तो क्या करते थे, यहाँ पे उपनिवेश किए। यहाँ क्या ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनियों को बसाया, अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश की, बेचा उन्होंने। आज भी बहुत सारी कंपनियां जो फॉरेन में हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ उपनिवेश नीतियां बनाई, वे भारतीय को निर्धन और दमन करने के इरादे से ही बनाई गई थी। इसीलिए देखिए, जितनी भी योजनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की है, उसमें एक अंग्रेज जरूर है, आपको पता ही होगा। जैसे श्री निकेतन में कौन है, तो एलम हस्ट है। उसके बाद फिरका में, उसके बाद गुड़गांव में कौन है, तो आप बोलेंगे ब्रेयन है। उसके बाद कहते हैं फिरका योजना आई। उसके बाद फिरका योजना में भी कोई शायद है या नहीं, याद नहीं आ रहा, देखते हैं। इसमें कोई नहीं है। उसके बाद आदर्श पोहरी सेवा में भी इनकी पत्रिकाएं तो छपी ना, मार्शल जनरल ऐसे करके इनकी पत्रिकाएं छपी। और देखिए, ये योजना फिर जो मार्थेंडम योजना थी उसमें आए थे डॉक्टर स्पेंसर हेज, ठीक है। किस में आए थे, तो आप बोलेंगे कि मार्थेंडम योजना में डॉक्टर स्पेंसर हेज आए थे। इसी में देखिए YMCA जो यंग मैन कह सकते हैं क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, और एक ग्रामीण आदमी और एक वहाँ का आदमी जो लिया जाता था। तो वही चीज़ है कि क्या करते थे, इसमें देखिए जो इसमें भारतीय ग्राम सेवा में मोथर आए थे, आर्थर टी मोजर, और एक भारतीय था कोई ना, श्रीवेन गुप्ता थे। तो ऐसे करके क्या करते थे, जो उसके पहले के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें अंग्रेजों का योगदान है, कहीं ना कहीं अंग्रेज हैं। और किस लिए है, तो वही अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो इनसे जुड़े रहे, ठीक है। और अगर उन्होंने कोई लाभ किया तो उसमें अपना भी निजी स्वार्थ उन्होंने ध्यान में रखा। ये सत्य के पुजारी थे कौन, महात्मा गांधी। कृषकों, बुनकरों, श्रमिकों, विद्यार्थियों के संगठन बनाया, आपको ये चीज़ मैंने बता दिया है। जैसे गो सेवा संगठन, खादी विद्यालय, सेवाग्राम, गांधी आश्रम, संपूर्ण भारत ग्रामोद्योग संगठन, गांधी निकेतन, गांधी ग्राम, डिंडीगल, देखो ये ध्यान देना, डिंडीगल, गांधी सेवा सदन, पोरूर, कस्तूरबा आश्रम, त्रिचूर आदि किसने बनाए, तो महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए कुछ संगठन थे। सारांश में गांधी का रचनात्मक कार्य प्रजातंत्र पर आधारित था। और हम आपको बताएं प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, जो प्रजा, जो जनता है उसके द्वारा चलाया गया शासन। में ऐसे लोकतंत्र कहते हैं जनता के लिए, जनता के लाभ के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन क्या कहलाता है, तो लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। वही चीज़ प्रजातंत्र पे भी है। यह लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का कार्यक्रम था जिसमें सभी की सहभागिता की आवश्यकता थी। उनके सामान्य विचार भी सिद्धांत बन गए। उन्होंने विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, मीराबेन, धीरेन्द्र मजूमदार, सरोजनी नायडू जैसे नेता तैयार किए। उनका सत्याग्रह आश्रम साबरमती और
और सेवाग्राम वर्धा ने केवल प्रशिक्षण केंद्र बन गए। कहाँ पे? सेवाग्राम वर्धा न केवल प्रशिक्षण केंद्र बन गए, अपितु वे भारत के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी स्थापित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे कहते हैं नेचुरोपैथी। यद्यपि भारत प्राकृतिक चिकित्सा की जननी है, परंतु लोगों ने इसे भुला दिया था। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में काफ़ी पैसे व्यय होते हैं लोगों में से। एलोपैथिक जिसकी बात करते हैं, अंग्रेजी दवाई कहते हैं। हाँ, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वे अंग्रेजी दवाइयाँ खरीद सके। गांधी जी ने इस दर्द को समझा तथा दिल से स्वीकारा। उन्होंने अपने ही आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को लागू किया। लोगों का इलाज इस पद्धति से होने लगा और वह स्वस्थ होने लगे। परिणामतः लोगों में इस चिकित्सा पद्धति के प्रति विश्वास पैदा हुआ। ठीक है, किसमें? प्राकृतिक चिकित्सा को भी इन्होंने जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट आता है उपलब्धियां क्या थी इस योजना की, तो आप बताएंगे। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ही आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मोहन कृष्ण ने ही मोहनदास के रूप में करमचंद गांधी के घर जन्मे और भारत के अंग्रेजों को जुल्म से मुक्ति दिलाई। कह सकते जैसे कृष्ण थे तो विभिन्न लीलाओं उनके अंदर थी, का उनके अंदर परख थी, उनके अंदर किसी स्थिति से निपटने की क्षमता थी। वही चीज़ें क्या थी, तो महात्मा गांधी के भी अंदर थी। तो एक कल्पना, जो ये इसके राइटर है महोदय वृंदा मैम, ये क्या करी, कल्पना कर रही हैं कि कहीं कृष्ण कृष्ण के रूप में ही तो मोहन नहीं ना आ गए इनके घर में। जैसे हमारे मोहन कृष्ण में पाई गई दुर्योधनों से पांडवों को मुक्ति दिलाई तथा धर्म की स्थापना की। गांधी जी के एक आह्वान से सारे भारतवासी सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाते थे। जिनके आगे अंग्रेजों की सेना हार माननी पड़ी, वे भारत माता के सच्चे सपूत थे। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को किताबों के कुछ पृष्ठों में समेटकर वर्णन कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। किसने कहा? तो मैम वृंदा मैम कह रही हूँ। उनका कार्यक्रम तो इतना विस्तृत था, इतना कल्याणकारी था, जितना कि हमारे कृष्ण कन्हैया का। सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1919 में क्या? 1919 से 1922 तक क्या? तो आप बोलेंगे मैम असहयोग आंदोलन। 1942 में कौन सा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 की तैयारी चल रही थी। लोगों में ने गांधी जी से पूछा कि ब्रिटिश साम्राज्य के पास तो बड़ी फौज है, अत्याधुनिक मतलब मॉडर्न जमाने के हथियार हैं, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? गांधी जी ने जवाब दिया कि करोड़ों मूक जनता की शक्ति के द्वारा हम बड़ी आसानी से अंग्रेजी सेना को ध्वस्त कर देंगे। उनका मानना था कि चाहे सरकार किसी की क्यों न हो, वह आम लोगों के अहिंसक संघर्ष की अनदेखी नहीं कर सकती और न ही उसे दबा सकती है। अंग्रेजों गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी मौजूद है। गृह उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग आज भी फल फूल रहे हैं। नशाबंदी कार्यक्रम आज तक प्रभावशाली है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार सरकार ने किस पे? जो दारू होता है, जो जो ये मतलब अल्कोहलिक जो पेय पदार्थ है, उस पर क्या है? रोक लगाया हुआ है। गांधी जयंती पर नशाबंदी कानून लागू हुआ था। 2 अक्टूबर को कानून लागू हुआ था। शराब की दुकानें बंद रही। लकड़ी के सामान, माचिस, मोमबत्ती, बेंत की कुर्सियां, फर्नीचर, चमड़े की वस्तुएं आदि गृह उद्योग में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इसी प्रकार शहद उद्योग, अचार, पापड़, बड़ियाँ, ये क्या करते थे? ये गृह उद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प कलाओं इत्यादि पर जोर देते थे। बुनियादी शिक्षा पर इन्होंने जोर दी थी। इसलिए जो ये स्थानीय परिस्थितियों में रखकर जो सब सारी चीज़ें होती है, इसके इन्होंने रोजगार पर बल दिया। कुटूर, लघु उद्योग, चरखा काटना मतलब सूत काटने पे, ये सब चीज़ों पे किसने जोर दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। ठीक है, मोमबत्ती बनाना, दूध, घी, छाछ, दही आदि की थैलियों में पैक करके बेचना, मसाला पीसना, कूटना, सिलाई बुनाई जैसे सामान्य कार्य आज भी गृह उद्योग के रूप में फल फूल रहे हैं। गांधी जी दिख रहे हैं? गांधी जी एक मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, भाषा करते दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है,
गांधी जी छुआछूत के घोर विरोधी थे। वे मानते हैं कि सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान है, न कोई उच्च जाति का और न कोई निम्न जाति का है। सही बात है, सबके ब्लड एक ही जैसे हैं, ठीक है, सबका खून एक ही जैसा। ये सामाजिक क्या है, समाज की कुरीतियाँ हैं जो विभिन्न धर्मों, ऊंच नीच में क्या हो चीज़ों को बांटा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धर्म को क्या हुआ, पहले धर्म वर्ण व्यवस्था क्यों की गई? इंसान के कार्य के आधार को ध्यान में रखते हुए वर्ण व्यवस्था की गई थी, न कि उसको मतलब ऐसा बना दिया गया कि मतलब अगर वो किसी वैश्य में जन्म ले रहे हैं तो उनकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही है और कुछ नहीं हो सकती, न उनकी शादी किसी में हो सकती। नहीं, उन्होंने क्या किया था, उनके कार्य के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था की थी, लेकिन उसी को बाद में क्या कर दिया, तो एक जैसे कह सकते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मतलब उसी को, आप अगर यादव परिवार में जन्मे तो आप यादव ही होंगे, आपकी जितनी पुश्तें आएंगी यादव। पर ऐसी ये समझ के वर्ण व्यवस्था नहीं की थी। उनके कार्य के आधार पर किसी भी प्रजा जाति का हो, अगर वो शिक्षित है, उसको ज्ञान देने का अधिकार था, तो वो मतलब ब्राह्मण कहलाया। क्षत्रिय मतलब जिसमें माँ आधार खून गर्म, उनके खून को गर्म मानते हैं ना, तो मतलब ये था कि वो क्या कहलाया, तो वो जो है क्षत्रिय कहलाया। ऐसे करके जो व्यवसाय करने में रुचि रखते थे उनको वैश्य के अंतर्गत रखा था ऐसे। लेकिन उसको उस वर्ण व्यवस्था को क्या किया गया कि उस वर्ण व्यवस्था को मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित करते गए, पर ये चीज़ सोच के वर्ण व्यवस्था नहीं की गई थी। अब तक आपने क्या पढ़ा, तो अब तक आपने पढ़ा, कॉपी निकालते हैं, अब तक आपने क्या पढ़ा तो आप बताएंगे मैम। अब तक आपने इतना ही बस बताया कि हमारे जो कुछ योजनाएं चली थी तो उसमें क्या था, एक स्वतंत्रता के पूर्व थी और एक स्वतंत्रता के बाद थी। मैम आपने कुछ योजनाएं बताई थी, तो हमने उसमें क्या क्या योजनाएं बताई थी तो आप बताएंगे मैम। आपने एक शांति निकेतन बताया, रुक जाइए हमको खोलने दीजिए कॉपी। एक मैं ये क्वेश्चन पूछी थी कि दूध में फार्मलीन की उपस्थिति किस परीक्षण द्वारा ज्ञात होती है, तो आप लोग जान लीजिए, जो ये सीक परीक्षण दिया है ना, इसके द्वारा क्या होता है, इस परीक्षण का ज्ञान होता है। और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किन कीड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, एल्फा और क्या होता है, एल्फा और गामा कीड़ों का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। हमने आपको बताया था एक्सटेंशन में बस इतना ही। एक्सटेंशन में आपको बस इतना बताया था, ये जो गतिविधियों का इतिहास में इतिहास लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है। ठीक, स्वतंत्रता के पूर्व में हमने आपको क्या बताया, तो इसमें हमने आपको एक शांति निकेतन योजना बताई। शांति निकेतन किसने किया, हमने सब चीज़ें कई बार बता दी, ठीक है। उसके बाद क्या बताई, तो आप बोलेंगे मैम गुड़गांव। उसके बाद क्या, तो फिरका। उसके बाद क्या, तो एक मारथेंडम लिख लो। उसके बाद एक दो हैं और हम बता रहे हैं, मारथेंडम, एक पोरी योजना थी, एक ग्राम सेवा थी। फिर आदर्श सेवा संघ, ठंडी करके पेन भी नहीं पकड़ी जाती है। आदर्श सेवा संघ, जिसे पोहरी योजना भी कहते हैं, ग्वालियर, ठीक है। भारतीय समाज सेवक पूना, ये क्या थी, तो ग्वालियर थी, ग्वालियर। और ये क्या थी, तो पूना थी, ठीक है। मारथेंडम हम पहले ही लिखवा चुके हैं। उसके बाद क्या था, भारतीय ग्राम सेवा, एक भारतीय समाज सेवक, देखो दूसरा क्या है, भारतीय ग्राम सेवा। इसी में वो एक अंग्रेज और एक भारतीय थे, 1945 में आई हुई थी, ठीक है। और एक था गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम, यही चीज़ थी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 योजनाएं आपकी कंप्लीट हो गई।
स्वतंत्रता के पश्चात में कितनी? 3 है। एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना, एक जो है सर्वोदय है, एक शायद नीलखेड़ी है। 3 योजनाएं इसमें बची हैं, जो कि इसमें नीलखेड़ी और इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना क्या है तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, टाइम कितना हो रहा है पहले देखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाले प्रसार गतिविधियाँ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा उत्तर प्रदेश में है ना, जहाँ पे क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का घर है, अखिलेश यादव का जहाँ पे घर है, वही चीज़ ये है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास की दिशा में भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर कोई पहला ग्रामीण के विकास की दिशा में अगर भारत सरकार द्वारा कोई पहला कार्यक्रम था तो वो कौन था? मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद का क्या है, ये प्रोग्राम है, ये योजना है और भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी ग्रामीणों के विकास में। इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सन 1947 में इस योजना प्रोजेक्ट को शुरू करने का विचार किया गया था। सितंबर 1948 में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से? माहेवा ग्राम से शुरू कर दिया गया। यह गांव इटावा से 17 मील दूर था। क्या था? 17 मील दूर था। ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट के प्रणेता थे अमेरिकन लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर। कौन थे? अल्बर्ट मेयर थे। कौन थे? कर्नल अल्बर्ट मेयर, ठीक है। ये भारत में सन 1944 में आए थे। इन्हीं की देखरेख में यह परियोजना बनाई गई थी। इस परियोजना हिल क्यों रहा है? इस प्रोजेक्ट के प्रणेता थे अमेरिकन लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर। ये भारत में सन 1944 में आए थे। कब आए थे? 1944 में आए थे। और ये परियोजना कब शुरू हुई? तो 1947 में इसे शुरू करने का भी विचार किया था। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1948 में इसकी शुरुआत की गई। कब विचार किया गया? 47 में। स्टार्ट कब किया गया? 48 में। और कहाँ गया गया तो आप बताएंगे। माहेवा नाम का एक गाँव था जो इटावा है ना, इटावा से कितना दूर? तो 17 मील दूर, ठीक है। और किसने स्टार्ट की, किसके द्वारा? तो अमेरिकन लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के द्वारा। ये भारत में सन 1944 में आए थे। इन्हीं की देखरेख में यह परियोजना चलाई गई थी। कौन सी? इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना किसने चलाया था? तो आप बताएंगे मैम लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर। किसने चलाया था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर ने कौन सी योजना चलाई थी? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना चलाई थी, ठीक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्य, इंटेंसिव वर्क करना। ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु क्या करना? तो सघन कार्य, जिसे इंटेंसिव वर्क कहते हैं, उसे करने की बात इसमें की गई थी। किसने की थी? तो कर्नल अल्बर्ट मेयर ने इसका यही उद्देश्य रखा था इस परियोजना का, ठीक है। स्मरण रहे, इस परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई थी। इसको भारत सरकार चलाया था तो उसने इसमें वित्तीय सहायता भी दे रहे थे। लेकिन एक चीज़ आप और याद रख लीजिएगा कि राज्य सरकार भी जो यूपी गवर्नमेंट होती है वो भी इस योजना या इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पैसा दे रही थी। अमेरिका का 4 पॉइंट प्रोग्राम से भी इसे वित्तीय सहायता मिल रहा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि जो अमेरिका का 4 पॉइंट प्रोग्राम था वो भी क्या कर रहा था? इसे वित्तीय सहायता दे रहा था। मतलब इसे 3 लोग वित्तीय सहायता दे रहे थे। एक तो भारत सरकार ऑलरेडी दे ही रहा था, उसके साथ ही राज्य सरकार भी दे रही थी, और जो अमेरिका का 4 पॉइंट प्रोग्राम था वो भी इसे वित्तीय सहायता दे रहा था, ठीक है। प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या थे? तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के संसाधनों का पता लगाना। क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए संसाधनों का पता लगाना कि कौन से संसाधन, क्या उपयोग किया जाएगा, खेती अच्छी होगी, ठीक है, पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, खाद की व्यवस्था कैसे दी जाए, खाद इनको जैविक खाद बनाने के बारे में कैसे बताया था, कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है, पशुओं का मूत्र का निस्तारण किया जाए तो क्या है उससे भी क्या खाद बनाई जा सकती है, उनके गोबर को इधर उधर न करके एक जगह इकट्ठा करें उससे भी
खाद बनाएं। अनेक प्रकार के प्रोडक्शन, अच्छे प्रोडक्शन में उपयोग होने वाले खाद, बीज और जीवाणुनाशक इत्यादि को देने की बात कही गई थी, या उन्हीं का पता लगाना इसका उद्देश्य था। दूसरा था ग्रामीण विकास की संभावनाओं का पता लगाना, उसके अनुसार विकास करना। ठीक है। नंबर 3 था ग्रामोत्थान के प्रति लोगों की रुचि का पता लगाना। ग्राम उत्थान मतलब अपने ग्राम का उत्थान, मतलब उसको ऊपर उठाने के लिए जिस गांव के निवासी उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोई कहे नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप पढ़ोगे? कभी नहीं पढ़ोगे। अगर आपको सिलाई करने में इंटरेस्ट है तो आप ये भी नहीं देखोगे रात का 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, कब बज रहा है। आपको अगर कोई चीज़ बनाने की धुन पकड़ ली तो आप करके ही रहोगे। तो इसी चीज़ को कहा गया कि उनके पहले इंटरेस्ट को जानेंगे। अगर उनके इंटरेस्ट को जानेंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो तथा यह ज्ञात करना कि विकास कार्यक्रमों में कितने लोगों ने भाग लिया, कितनों ने अपनाया है। नेक्स्ट है ग्रामीणों को मानसिक रूप से तैयार करना कि वे विकास कार्यक्रमों को अपनाएं। नेक्स्ट है ग्रामीण के सर्वांगीण विकास हेतु कृषि, पशुपालन, लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। सहकारिता, सामुदायिक जीवन तथा समाज सुधार के लिए लोगों में जागरूकता लाना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो भी योजनाएं किसने लाया, कब लाया, उसके उद्देश्य क्या थे। जैसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या था, तो ये भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। भारत सरकार मतलब ये भारत सरकार के विकास, मतलब इसके दिशा में ग्रामीणों के विकास से भारत सरकार ने काम किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक विचार किया था, और उसका विचार कब स्टार्ट किया, तो कहीं 1947 में ये लाया कब गया, तो 1948 में। कहाँ लाया गया, तो इटावा का एक गांव 17 किलोमीटर दूर था जिसे कहते थे माहेवा, वहाँ पे ये लाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें राज्य सरकार भी योगदान दे रही थी, प्लस अमेरिका की एक योजना थी 4 पॉइंट प्रोग्राम, वो भी इसको सहायता दे रही थी। इसको चलाया किसने था, तो बताएंगे आपकी मैम कर्नल अल्बर्ट मेयर ने इस प्रोग्राम को चलाया था। ठीक है। और वो भारत कब आए थे, तो वो 1944 में भारत आए थे। ये कार्यक्रम का मतलब, ये परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्य। ठीक है। आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, इसके उद्देश्य क्या है भी समझ गए होंगे। कार्यक्रम की गतिविधियां भी देख लीजिए। एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोग्राम। इटावा पायलट प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम स्तर कार्यक्रम, विलेज लेवल वर्कर जिसे VLW कहते हैं, फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आप समझिएगा VLW, विलेज लेवल वर्कर, इस शब्द का प्रयोग किसमें किया गया, तो याद रखिएगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट में किया गया था। ये कार्यकर्ता गांव में जाकर रहते थे तथा ग्रामीणों को उन्नत ढंग से खेती करना, पशुपालन करना आदि सिखाते थे। वे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वच्छता के बारे में बताते थे। वे उत्तम ढंग से खेती करने का परिणाम प्रदर्शित भी करते थे, और जब परिणाम प्रदर्शन अच्छा होता था, परिणाम प्रदर्शन आपको मैं बताई थी ना, डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें करके सिखाना, देख कर विश्वास करना, तो वही है कि इसके माध्यम से लोगों को चीज़ें बताते थे। ठीक है। उसके सकारात्मक परिणाम आते थे तो गांव को कार्यक्रम के प्रति विश्वास उत्पन्न होता था। हम बताए थे ना, कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग बाय बिलीविंग, देख कर विश्वास करना, करके सीखना। तो वही जब वो देखते थे तो उनको विश्वास होता था, उस कार्यक्रम को करते थे। इससे उनमें आत्मविश्वास उपजा। किससे, जो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड था, इसके द्वारा जब इनको चीज़ें बताई गई। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल कृषि पर अपितु कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर भी बल दिया गया। मतलब ऐसा नहीं किया कि बस कृषि अच्छी हो जाए, इनको आर्थिक हो जाए, कृषि पे डिपेंडेंट जो धंधे थे, मतलब जो उद्योग थे, इस प्रकार की कुछ अर्थव्यवस्था, मतलब उस पर कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। मतलब इंडस्ट्रियल टाइप का छोटा कुटीर लघु उद्योग, उसी को ध्यान में रख के चलाया गया, उन्हीं चीज़ों से। ठीक है। उद्योग धंधों पर भी बल दिया गया ताकि ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था में सुधार आए, वे व्यवसाय करके धनोपार्जन करने लग जाएं। इसलिए लघु तथा कुटीर उद्योग संबंधी योजनाएं बनाई एवं चलाई गईं। कृषि सुविधा मुहैया कराने के लिए उन्नत किस्म के बीजों, यंत्रों, उर्वरकों तथा खाद की बिक्री केंद्र भी खोले गए। आज भी गांव में ये चीज़ें हैं। सरकार ग्रामीणों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है, उसकी जानकारी उन्हें प्रसार कार्यकर्ता, जिसे VLW कहते थे, विलेज लेवल वर्कर, उनसे मिलती थी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आकाशवाणी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आकाशवाणी रेडियो स्टेशन ने भी काफ़ी योगदान दिया। तो आकाशवाणी ने किस योजना को सफल बनाने के लिए योगदान दिया, तो आप कहेंगे मैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना को। आकाशवाणी से विविध कार्यक्रम प्रसारित किए गए जिसमें खेती बाड़ी प्रमुख था। महिलाओं के लिए आकाशवाणी से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश विदेश के समाचार एवं कृषि संबंधी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाए जाते थे।
इससे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली। लोगों से बचाव तथा उत्तम स्वास्थ्य, रोगों से बचाव तथा हैजा वैजा तब बहुत आता था। हैजा होता था पूरे गांव का गांव साफ हो जाता था, चेचक होता तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। ठीक है, तो वही चीज़ें, रोगों से बचाव, उत्तम स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे कोविड आया था ना, तो कितने लोग मरे थे, फिर से आ रहा है। तो वैसे ही पहले हैजा, चेचक, ये सब बीमारियां थी जिसको बारे में लोग जानते ही नहीं थे, और पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। ठीक है, चिकित्सकीय सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल तथा प्रौढ़ों के लिए साक्षरता केंद्र, लिटरेसी सेंटर खोले गए। साक्षरता केंद्र किसके लिए? प्रौढ़ों को, मतलब प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक ऑपरेशन तथा गर्भ निरोधक गोलियों का मुक्त वितरण किया गया। इंदिरा गांधी ने इस चीज़ पे बहुत तेजी से जोर दिया था। जनसंख्या के नियंत्रण पर क्या क्या? गर्भ निरोधक ऑपरेशन, वही जो ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी होता है ना, उस पर, वेसेक्टॉमी पुरुषों का, ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है महिलाओं का, तो उस पर जोर दिया गया। और गर्भ निरोधक गोलियों का मुफ्त में वितरण किया गया, जिससे क्या करें, 1 से 2 बच्चे के बीच में अंतराल रख सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आगे बच्चे न होने की ये क्या थे? उपाय थे, सस्ते उपाय थे, मुफ्त उपाय थे। उपलब्धियां क्या है? अचीवमेंट क्या हुआ? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट ने ग्रामोत्थान की दिशा में अनेक कार्य किए। इनमें से अधिकांश कार्य कृषि कार्यों से संबंधित थे। जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट ग्रामोत्थान कार्यक्रम था, उसका सबसे ज़्यादा कार्यक्रम किसी पर आधारित था? इसी को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी रेडियो स्टेशन भी काफ़ी योगदान किया था। वो भी क्या करता था? खेती बाड़ी संबंधित बातें बताता था। ठीक है, जैसे जलापूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण, भूमि कटाव को रोकना, बीज खाद कीटनाशकों के लिए बिक्री केंद्रों की स्थापना करा, भंडारण सुविधाएं, बंजर भूमि का सुधार आदि। इसके अलावा यातायात सुविधा, विद्युत की सुविधा, प्रसार केंद्रों की स्थापना आदि पर भी बल दिया गया। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि जिन क्षेत्रों में इसे चलाया गया वहाँ की खेती अच्छी हुई, क्योंकि इस खेती पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। अनाजों का उत्पादन बढ़ा, फलों सब्जियों की खेती होने लगी। रिंडरपेस्ट तथा होमी हो क्या लिखा हुआ यार, हीमियोरेजिक स्पेटिसीमिया जैसे रोग, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, रिंडरपेस्ट तथा हीमियोरेजिक स्पेटिसीमिया जैसे रोग पर नियंत्रण हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रिंडरपेस्ट तथा हेमियोरेजिक, मतलब हेमरेज का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी ब्लड जम जाना ना आंतरिक अंगों पे, तो हेमरेज हो जाता है। तो ये उसी टाइप का कुछ लग रहा है कि हेमियोरेजिक स्पेटिसीमिया जैसे रोगों पर नियंत्रण हुआ। यही कारण है कि पहले यह प्रोजेक्ट 64 गाँव में ही चलाया गया था, बाद में यह बढ़कर 97 मतलब 97 गाँव तक पहुंच गया। लोगों में जो यह धारणा व्याप्त थी कि ग्रामीण अशिक्षित, रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी होते हैं, वे परिवर्तन तथा विकास में विश्वास नहीं करते, काफ़ी हद तक समाप्त हो गई। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट ने कई नकारात्मक धारणाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया तथा सकारात्मक धारणाओं को विकसित किया। लोग परिवार नियोजन को अपनाने लगे, मतलब वही बच्चों के बीच में अंतर, ज़्यादा बच्चे हों तो बच्चे न पैदा करना। ठीक है, कई बीमारियों पर अंकुश लगा, साधारण दर में वृद्धि हुई। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट की कई अमूल्य उपलब्धियां भी रही। प्रोजेक्ट की खामियां देख लीजिए, ड्रॉबैक ऑफ द प्रोजेक्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति पहले आप देख लीजिए, फिर अभी मैं इसको कॉपी पे पॉइंट वाइज बताऊंगी। स्वतंत्र भारत का यह पहला प्रयास था जिसे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चलाया गया था। यह एक अग्रगामी परियोजना थी जिसे कुछ सीमित क्षेत्रों में ही चलाया गया था तथा इसका लाभ भी कुछ ही ग्रामीणों को मिला। चूंकि स्वतंत्र भारत का यह पहला कार्यक्रम था, इसलिए लोगों की भागीदारी कम ही रही। अधिकांश लोग कार्यक्रम के प्रति शंकित ही रहे। उन्हें यह कार्यक्रम भ्रामक लगा। साधन संपन्न उच्च वर्ग के लोगों को यह कार्यक्रम अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगा, क्योंकि वे अपने हाथों से खेतों पर जाकर काम करना अपमानजनक कार्य समझते थे। इसीलिए यह कार्यक्रम अधिक दिनों तक नहीं चला। अब नंबर है नीलखेड़ी का, जो कि मैं नेक्स्ट डे बताऊंगी। आज मैं इसको समझा देती हूँ। ठीक है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आज मैं शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन डालूंगी, आप लोग उसका आंसर देना। नहीं देंगे तो अब मैं ऐसे एक क्वेश्चन डाला करूंगी, जब नहीं देंगे तो फिर नेक्स्ट डे मैं उसका आंसर आप बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का पहला कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का कार्यक्रम।
बुक हटाती तब समझ आएगा। लिख लिया हमने। सबसे पहला कार्यक्रम कौन सा था, मैं यहाँ लिखती हूँ, उसके बाद एक एक पॉइंट बनाऊँगी। सबसे पहला कार्यक्रम क्या था, तो आप बताएंगे मैम इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ लिया, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो आप बोलेंगे मैम 1948 में। देखते जाओ, ध्यान देते जाओ, 1948। अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक तरफ से इसको बताना। ठीक है, सबसे पहले क्या था, स्वतंत्रता के बाद का ये पहला कार्यक्रम था। क्या था, स्वतंत्रता पश्चात पहला कार्यक्रम। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात पहला कार्यक्रम। नंबर 2 पे इसका पॉइंट आता है कि भारत सरकार के योगदान से, सहयोग कह सकते हैं। भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट था, भारत सरकार का कौन सा प्रोजेक्ट, तो आप बताएंगे मैम इटावा पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट था। ठीक है, इस पर विचार कब की सरकार, तो इस पर जो है 1947 में इस योजना के ऊपर क्या किया गया, विचार किया गया। क्या किया गया, विचार किया गया इस प्रोजेक्ट को लाने का। ठीक है, प्रोजेक्ट को लाने का क्या किया गया, विचार किया गया। लाने के लिए क्या किया गया, तो आप बोलेंगे मैम विचार किया गया कब, तो 1947 में। कब लाया गया, तो आप बोलेंगे मैम 48 में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने स्थापना कर दी गई। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, तो आप बताएंगे मैम इटावा एक यूपी का क्या है, एक ज़िला है शायद ये यूपी का क्या है, ज़िला है। इससे 17 किलोमीटर दूर, 17 किमी दूर एक गांव था माहेवा, वहीं पर ये कार्यक्रम क्या किया गया था, माहेवा में भी ये कार्यक्रम क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ ली। इटावा पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले स्वतंत्रता पश्चात की योजना थी। कौन सी पहली योजना, इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना कब लागू हुई, तो 1948 में। किसके द्वारा हुई, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आप समझ जाना कि कर्नल अल्बर्ट मेयर द्वारा। ठीक है, कर्नल अल्बर्ट मेयर द्वारा। कौन सी योजना, ये इटावा पायलट योजना स्टार्ट हुई। स्वतंत्रता पश्चात पहला कार्यक्रम, भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट। 1947 में इस पर विचार किया गया, 1948 में इसकी स्थापना कर दी गई। कहाँ किया गया, तो इटावा में किया गया। ये कहाँ है, तो आप बताएंगे यूपी है। यूपी में भी कहाँ किया गया, इटावा में भी कहाँ किया गया, तो आप बोलेंगे यूपी में, इटावा में, माहेवा में। ठीक है, 17 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसे माहेवा कहते हैं, वहीं पर इसको स्टार्ट किया गया। इतनी चीज़ें आप समझ गए। फिर नंबर आता है कि इसके प्रणेता कौन थे, मैं बता दी, वही का कर्नल अल्बर्ट मेयर थे। ठीक है, वो भारत कब आए थे, तो 1944 में भारत आए हुए थे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप ध्यान दीजिए कि इसका उद्देश्य क्या था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु। क्या, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्यक्रम। क्या था, योजना क्या था, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्यक्रम, इंटेंसिव कार्यक्रम जो होता है उसको चलाए जाने की क्या हो रही थी, इसमें बात करना, वही कार्यक्रम करना। इस परियोजना को याद रखना, इस परियोजना को वित्तीय सहायता कहाँ मिल रही थी, तो एक तो भारत सरकार ने चलाया था तो उससे मिल रही थी। राज्य सरकार जिस राज्य में चलाएगा वो भी देगा, प्लस अमेरिका का जो 4 पॉइंट प्रोग्राम था, 4 पॉइंट प्रोग्राम था, वो भी क्या कर रहा था, इसको सहायता दे रहा था। इस चीज़ को याद है, किसको, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना के उद्देश्य आपको पता है। इस प्रोजेक्ट के ग्रामीणों का विकास करना, उनके संसाधनों को बढ़ावा देना, कृषि पर जोर देना, अच्छे खाद पानी ये सब चीज़ों का प्रयोग करना, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, मानसिक रूप से तैयार करना, शिक्षा पर ध्यान देना, सर्वांगीण विकास करना, इसका उद्देश्य था। कार्यक्रम की जो गतिविधियां थी, तो वो मतलब सुचारू रूप से इस प्रोजेक्ट को कौन चला रहा था, तो आप बोलेंगे VLW, विलेज लेवल वर्कर। ठीक है, विलेज लेवल वर्कर इस कार्यक्रम की देखरेख या सुचारू रूप से चला रहे थे। किस कार्यक्रम को, तो आप बोलेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना। ठीक है,
इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना को VLW क्या कर रहे थे, सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे थे। ठीक है, ग्रामीणों की कृषि वगैरह पे ध्यान दीजिए, आप समझ लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आकाशवाणी क्या, आकाशवाणी जिसे कहते थे आकाशवाणी रेडियो, जो ट्रांजिस्टर नहीं रेडियो आता था उसकी बात हो रही है। रेडियो स्टेशन के माध्यम से इसका भी काफ़ी क्या रहा, योगदान रहा। इसके माध्यम से क्या पता, तो खेती बाड़ी के बारे में, किसके बारे में, जिसमें कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। और वो कार्यक्रम किससे संबंधित थे, तो आप कहेंगे खेती बाड़ी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे वो कार्यक्रम, तो खेती बाड़ी से संबंधित है। आप लोग अगर पढ़ने के बाद मेरे साथ साथ अगर पढ़ते हैं तो जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप लोग भी साथ साथ में दोहराया करिए, आप लोग को चीज़ें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, प्रौढ़ों को पढ़ने के लिए स्कूल आदि के लिए क्या खोला गया, तो साक्षरता केंद्र खोले गए। क्या खोले गए, साक्षरता, बच्चों को पढ़ने के लिए प्राथमिक स्कूल खोले गए और प्रौढ़ों को पढ़ने के लिए क्या, साक्षरता केंद्र खोले गए। ठीक है, लिटरेसी सेंटर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लिटरेसी सेंटर कहते हैं। ठीक है, साक्षरता केंद्र कहते हैं, खोला गया। जनसंख्या पे नियंत्रण की बात की गई, गर्भ निरोधक गोलियों की बात की, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी जिसे वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, इस पर जोर दिया गया। उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ बांटी गई। ये सब किस कार्यक्रम में अंतर्गत है, तो आप बताएंगे मैम इटावा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सब कार्यक्रम किया गया था। और देखो इसको उपलब्धि क्या मिली, तो बहुत सारी उपलब्धियाँ मिली। खेती बाड़ी अच्छी हो गई, जनसंख्या पे भी नियंत्रण होने लगा। ठीक है, वो लोग भी उस जागरूक हो गए, मतलब जागरूक हो गए। उनके संसाधनों पे ध्यान दिया गया, जैसे नलकूप पे, उनके भूमि पे, उनके बीज पे, उनके खाद पे, उनकी बिक्री केंद्र, सब चीज़ों की स्थापना की गई, उनको ध्यान भी दिया गया। सबसे अच्छी इसमें उपलब्धि क्या हुई, खेती बाड़ी अच्छी हुई। और जो एक रिंडर पेस्ट, क्या रिंडर, मैंने लिखना इसलिए लिखने से बचना चाहती हूँ ना, ये इतना मतलब हिलता है, अब मतलब अप डाउन ऐसे ब्लर मतलब होता है ना, बहुत कंपन होती है क्या, तो बड़ा गुस्सा लगता है मुझे। रिंडर सेप तथा हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, केमिया भी कह सकते हैं, सेप्टिसेमिया रोग पर क्या हुआ, नियंत्रण हुआ। क्या हुआ, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया और रिंडर पेस्ट रोग पे क्या हुआ, नियंत्रण हुआ। साक्षरता दर बढ़ी, परिवार नियोजन पे ध्यान दिया गया, यही सब चीज़ें इसमें अच्छा हुआ। प्रोजेक्ट की खामियां की क्या थी, तो ये प्रोजेक्ट की खामियां सबसे बड़ी थी कि जो जमींदारी वर्ग था, इसमें था ना, अपनी खेती बाड़ी को स्वयं करो, ध्यान दो, तो वो क्या हुआ, खेतों पे आना नहीं चाहते थे, उनको अपने सम्मान में ठेस लगता था। ठीक है, और क्या था, ये लोग सुलगते थे कि अंग्रेजों द्वारा फिर कोई भ्रामक कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी इसका प्रणेता थे, इसलिए क्या वो बहुत खुशी खुशी इस कार्यक्रम को ग्रामीण जनता नहीं अपनाई। इसमें बस ये क्या थी, मतलब कमी थी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये योजना समझ में आई होगी। कौन सी योजना, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना, जो 1948 में चली, 1947 में विचार किया गया। कर्नल अल्बर्ट मेयर इसके प्रणेता थे, भारत सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना थी। ठीक है, और 1947 से भारत सरकार क्या किया, इस पर विचार किया। उसके बाद क्या है कि इस योजना में जो है वो आर्थिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई, तो भारत सरकार प्लस राज्य सरकार प्लस 4 पॉइंट प्रोग्राम, ये जो अमेरिका का था, इससे इनको क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि मैम इनको इनसे आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। ठीक है, और ये कार्यक्रम जो था इसकी क्या मुख्य उद्देश्य थे, तो आप बताएं, ग्रामीण पुनर्गठन पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्य, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्य पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य आपको पता है, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, विशेष रूप से किसी पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया और शिक्षा पर ध्यान दिया गया। ठीक है, कार्यक्रम की विधियां कैसे हुई, तो VLW द्वारा कार्यक्रम को नियंत्रित किया गया, चलाया गया और प्रचार प्रसार किया गया। उसके बाद आता है कि आकाशवाणी ने, जिसे रेडियो स्टेशन कहते हैं, उसने विविध कार्यक्रम कृषि से संबंधित उसको प्रसारित किया, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को परिवार नियोजन के लिए, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, इस तरह से कार्य मतलब नसबंदी पर जोर दिया गया। मुफ्त में गोलियां चलाएगी, जिससे क्या हो, परिवार नियोजन हो, जनसंख्या पर थोड़ा नियंत्रण हो। उपलब्धियां बहुत सारी हुई, सब चीज़ों का फायदा मिला। रिंडर पेस्ट और हेमरेजिक स्पेस्टिमा क्या हुआ, सेप्टिसेमिया नामक रोग पर क्या हुआ, नियंत्रण
हुआ, ठीक है। इस रोग पर क्या हुआ, नियंत्रण हुआ। पहले 64 गांव में चला जाता था, बाद में क्या हुआ तो इसको 97 जैसे 97 गांव में धीरे धीरे चलाया जाने लगा। प्रोजेक्ट की खामियां क्या थी, तो ये अग्रगामी परियोजना थी। प्लस ये जो सामंत वर्ग थे, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो खेती करना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते, तो उनको उसमें अपमान लगता था। धीरे धीरे ये कार्यक्रम करके क्या हो गया, ये कार्यक्रम अधिक दिनों तक इन सब कारणों की वजह से नहीं चला। उनको लगा कि ये भ्रामक कार्य है। अब आपको इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बोलना कि मैम नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो थंब दिखाना कि हाँ डन है, बढ़िया है, ठीक है। आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि मैं अपने लाइन पे हूँ, ट्रैक पे चल रही हूँ, अभी गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए थैंक यू एंड टेक केयर।